अगले दिन सुबह सुबह राघव तैयार हो रहा था। उसने इत्र की पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल ली थी। सुनील ने जोर से हंसते हुए कहा, यह क्या हो रहा है तुम्हें? तुम स्कूल जा रहे हो या किसी शादी में? यह इतना सारा इत्र क्यों डाल दिया? राघव ने सुनील से कहा, स्कूल के बाद हॉस्टल नहीं आएंगे। हम कह देंगे कि हम आज घर जा रहे हैं, कल तक ही वापस आएंगे। सुनील ने आश्चर्य से अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहा, तो कहाँ जाने का इरादा है आपका? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहाँ कल गए थे। अब चलो जल्दी। और हाँ, तुम भी यही बहाना बना देना कि तुम हमारे साथ हमारे घर चल रहे हो, ठीक है ना? सुनील ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, ना बाबा ना, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जानते हो कितने डंडे पड़ेंगे? राघव ने सुनील से कहा, तुम जैसा डरपोक इंसान हमने कहीं नहीं देखा है। अब चुपचाप चलो। हमने अपने बड़े भाई इंद्रजीत को खबर पहुंचा दी थी कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, लेकिन हमने भाई से यही कहा है कि अगर आपके पास फोन जाए तो कह देना कि हम घर आए हुए हैं। भाई मेरा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि जब कभी भाई को यह सब करना होता है तब हम भी उसका साथ देते हैं। अब आप चिंता मत करिए और चुपचाप हमारे साथ चलिए। सुनील हैरान था। स्कूल खत्म होने के बाद सुनील और राघव दोबारा सुंदरपुर की ओर निकल गए। आज उन्हें वहां जाने के लिए बस मिली थी। उनकी बस आधे रास्ते पर खराब हो गई थी। राघव ने परेशान होते हुए कहा, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे रास्ते में हजारों परेशानियां आएंगी। इतनी परेशानियां तो किसी को नहीं आती होंगी जितनी हमें आ रही है, जबकि हम चाहते क्या हैं? सिर्फ उनकी एक झलक। सुनील ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, यह मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हैं आप, बताएंगे? राघव ने झल्लाते हुए कहा, हमें बस जल्दी से जल्दी सुंदरपुर पहुंचना है, तुम कुछ करो ना। और तब तक वहां एक बैलगाड़ी आ गई थी। राघव ने अपनी जेब से नोट निकालते हुए बैलगाड़ी वाले को दिखाते हुए कहा कि वह उसे नाटक कंपनी छोड़ दे। बैलगाड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, आप अपने पैसे अपने पास रखें, हम आपको वहां छोड़ देंगे। और हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जैसी कम उम्र के लड़के वहां क्या देखने जाते हैं। वैसे आप लोगों को अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों में नहीं। राघव अपनी हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा था। रास्ते में उन्हें हाट दिखाई दी और हाट देखकर राघव के मन में पता नहीं क्या आया। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और हाट की तरफ जाने लगा। बैलगाड़ी आगे बढ़ गई थी और राघव और सुनील हाट की तरफ। राघव एक दुकान पर पहुंचा और वह सतरंगी चुनरी देखकर उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वह काफी देर तक उस चुन्नी को पकड़कर ध्यान से देखता रहा। उसने सुनील को चुनरी दिखाते हुए कहा, यह खूबसूरत है ना? सुनील ने हैरानी से राघव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम यह सतरंगी चुनरी ओढ़ोगे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर किसी को उड़ाऊंगा। राघव ने सतरंगी चुनरी उठाई और बिना सोचे समझे खरीद ली। सुनील ने आश्चर्य से पूछा, पर इसका क्या करोगे? राघव मुस्कुराने लगा था। उसने उस सतरंगी चुन्नी को अपने पास सहेज कर रख लिया और फिर पैदल ही नाटक मंडली की ओर चल पड़ा। प्रोग्राम 12 बजे शुरू होना था और अभी 11 बज रहे थे। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बस महुआ की एक झलक देखना चाहता था। उसने सुनील से कहा, तुम यहीं बैठो, हम जरा देख कर आते हैं। सुनील ने राघव से कहा, मुझे लगता है तुम खुद तो मरोगे ही और हमें भी मरवाओगे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम करने क्या जा रहे हो। राघव ने सुनील से कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अब आप यहीं हमारा इंतजार करिएगा, ठीक है ना? और ऐसा कहकर राघव दोबारा महुआ के घर की तरफ जाने लगा। सुबह का वक्त था। चौकीदार अभी वहां नहीं था, क्योंकि भीड़ ज़्यादातर 12 बजे ही इकट्ठी होती थी और तभी चौकीदार भी आते थे। राघव को इस बात की तसल्ली थी कि अभी वहां पर कोई चौकीदार नहीं है। राघव चुपचाप छुपते छुपाते महुआ के घर के आगे खड़ा हुआ था। वह दरवाजे पर आया और इधर उधर देखने लगा।
एक लकड़ी और बांस से बना हुआ दरवाजा उनके आंगन में लगा हुआ था। राघव ने चुपचाप दरवाजा खोला और सकुचाते हुए उनके आंगन में पहुंच गया। लेकिन अचानक सामने का दृश्य देखकर राघव हैरान हो गया। आम के पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था और उस झूले पर महुआ बैठी हुई थी। महुआ की पीठ राघव की तरफ थी। राघव ने हैरानी से महुआ की तरफ देखा। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महुआ को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके पीछे कौन खड़ा है। वह बस धीरे धीरे झूला झूल रही थी। घर में छम्मो शायद तैयार हो रही थी और राधिका खाना बना रही थी, इसलिए आंगन में कोई नहीं था। राघव धीरे धीरे कदमों से महुआ के झूले के पास जाकर खड़ा हो गया। महुआ अपनी आंखें बंद करके झूला झूल रही थी। राघव ने धड़कते दिल से वह चुनरी निकाली और महुआ के सर पर उड़ाकर वह तुरंत ही वहां से भाग गया और दीवार के पीछे जाकर छुप गया। चुनरी इतनी हल्की थी कि महुआ को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोली और चुनरी सरक कर उसके कंधे तक आ गई। उसने हैरानी से उस सतरंगी चुनरी को देखा और पीछे मुड़कर चहकते हुए कहने लगी, मौसी, यह कब लेकर आई? मुझे तो पता था मौसी कि आप मेरे लिए यह सतरंगी चुनरी जरूर लेकर आएंगी। लेकिन जैसे ही महुआ को यह एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, वह हैरान हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद छम्मो ने चुपचाप से उसके सर पर यह चुनरी उड़ाई थी। वह तुरंत घर के अंदर चली गई। राघव दीवार से झांककर अभी भी महुआ को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महुआ घर के अंदर चली गई। राघव फिर मायूस हो गया था और मायूस होकर वह दोबारा पंडाल की ओर आ गया। उसे लगा कि शायद आज तो महुआ अपना कार्यक्रम करने आएगी, इसलिए वह वहां आकर बैठ गया। महुआ अंदर गई। छम्मो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। महुआ ने छम्मो से कहा, मौसी, आप कितनी प्यारी हो। मुझे तो पता था कि आप मेरे लिए चुनरी जरूर लेकर आओगी। छम्मो ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और महुआ से कहा, ए लड़की, कहाँ से लाई है यह चुनरी? महुआ ने हैरान होकर छम्मो से कहा, आप ही तो लाई हैं, क्या आप नहीं लाई? छम्मो ने अपनी चोटी करते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देख तो रही हो, तुम्हारी जब से तबीयत खराब हुई है तब से काम का बोझ बढ़ गया है। मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं हाट जाकर तुम्हारे लिए चुनरी लेकर आती, और ना ही इतनी महंगी चुनरी खरीदने की अभी हमारी औकात है। वैसे यह काम तो राधिका भी नहीं कर सकती है, तो फिर कौन लेकर आया होगा? छम्मो की बात सुनकर महुआ भी हैरान थी। उसने छम्मो से कहा, सच मौसी, मजाक तो नहीं कर रही हो? अब तो मुझे डर लगने लगा है। इतनी खूबसूरत और महंगी चुनरी कौन लेकर आया मेरे लिए? और तो और वह जो भी था उसने चुनरी मेरे सर पर उड़ाई भी। महुआ की बात सुनकर छम्मो भी हैरान हो गई। उसने कंघी वहीं रख दी और फिर महुआ के दोनों कंधे पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, तो तुम क्या भांग खाकर बैठी हुई थी? तुम्हें होश नहीं था? कोई तुम्हारे सर पर चुनरी उड़ाकर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? महुआ ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं पता चला ना मौसी, मैं तो अपनी ही धुन में थी। आंख बंद करके मैं कुछ सोच रही थी, या यह कह लो कि आधी नींद में थी और एक खूबसूरत सपना देख रही थी। छम्मो ने मुस्कुराते हुए महुआ से कहा, अच्छा, दिन में भी सपने देखती हो क्या? सपना देख रही थी मेरी लाडो, जरा बताओ तो। महुआ ने शर्माते हुए छम्मो से कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। छम्मो ने कहा, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है, कुछ तो होगा, देखा होगा। महुआ ने शर्माकर अपनी आंखें नीचे झुका ली और फिर उसने छम्मो से कहा, पता नहीं मौसी, पर आप यह सब बातें माँ को मत बताना। कुछ दिन से मुझे अपने अंदर अजीब सा बदलाव लगता है। छम्मो ने उत्सुकता से महुआ से कहा, और वह क्या है? महुआ ने छम्मो से कहा, पता नहीं मुझे,
ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मौसी मुझे क्या लगता है, पर ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी का इंतजार है। छम्मू मुस्कुराने लगी थी। उसने महुआ के गाल को चूमते हुए महुआ से कहा, होता है बेटा, अब तुम 16 साल की हो गई हो और इस उम्र में अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा होना जायज़ है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी यह सब होता था, लेकिन यह तो बताओ कि चुन्नी कौन उड़ा कर गया? कहीं वह तुम्हारा वही सपनों वाला राजकुमार तो नहीं था? महुआ ने शर्माते हुए कहा, मौसी आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। वह तो मेरे सपने में था, हकीकत में थोड़ी ही कोई राजकुमार मुझे लेने आएगा। इतनी औकात तो नहीं है मौसी मेरी कि कोई मुझे राजकुमार लेने आए। छम्मू ने महुआ के दोनों गाल पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है यह तो तुम भी नहीं जानती हो बेटा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हो सकता है शायद कोई राजकुमार तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हो और यह चुनरी उस बात का संकेत हो। महुआ ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन अब मैं इस चुनरी का क्या करूं? छम्मू ने मुस्कुराते हुए चुनरी महुआ के हाथ से ले ली और उसे खोलकर दोबारा महुआ के सर पर उड़ा दिया और उससे कहा, कुछ नहीं, बस इसे इसी तरह से पहनकर खुश रहो। भगवान करे यह चुनरी तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। 12 बजने वाले हैं, तुम्हें तो आज भी आराम करना है। 1-2 दिन आराम करके तुम दोबारा काम पर आ जाना। मैं तो चली, इंदु मैडम नाराज हो जाएंगी। और हाँ महुआ, अब तुम्हारी माँ के प्रसूति का समय हो गया है। तुम्हारा भाई कभी भी आ सकता है, इसलिए अपनी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक कर लो। महुआ खुश हो गई थी और फिर छम्मू नाटक मंडली चली गई। राघव महुआ के आने का इंतजार कर रहा था और सबसे आगे बैठा हुआ था, लेकिन इस बार फिर पर्दा खुला और महुआ की जगह सुंदरी को देखकर राघव हताश हो गया। वह बेमन से वहां से उठा और बाहर जाकर बैठ गया। 1 घंटे का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। सुनील राघव को ढूंढता हुआ बाहर आया। उसने राघव से कहा, तुम यहाँ आते क्यों हो? टिकट के पैसे खरीदते हो और प्रोग्राम भी नहीं देखते हो, बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। राघव ने सुनील से कहा, हमें महुआ को देखना है, हम बस उसके लिए यहाँ आते हैं, हमें उसकी एक झलक देखनी है। सुनील, हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें कुछ हो गया है। सुनो सुनील, अगर हमने महुआ को नहीं देखा तो सचमुच हम बीमार पड़ जाएंगे। जितनी शिद्दत से हम उनके दर्शन के लिए बेचैन हैं, भगवान हमें उनसे मिलाने में उतनी ही देरी कर रहा है। हम क्या करें सुनील, हमें नहीं पता कि हमें क्या हो रहा है। यह सब हमारे साथ पहली बार हो रहा है। इसमें दर्द भी है, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून ही मिलता है। महुआ की वह 2 चंचल आंखें रात भर मेरी आंखों के आगे नाचती रहती हैं। उसके इस अधूरे दीदार को हमने अपने मन में बसा लिया है। उसकी बाकी की तस्वीर लगता है हम अपने मन से ही बनाएंगे। और इतना कहकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। सुनील ने हैरान होते हुए राघव से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो? राघव ने सुनील से कहा, हमने महुआ की आंखें देख ली हैं। वह खूबसूरत चमकीली आंखें, सचमुच सुनील, वह बहुत खूबसूरत है। हमें बस एक बार उनकी झलक देखनी है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पागल हो जाएंगे। अगर हमने उन्हें नहीं देखा तो हम दीवाने होने लगेंगे। सुनील, बस एक बार हमें उनके दर्शन करवा दो। हमें लग रहा है जैसे हम उन्हें चाहने लगे हैं और बेइंतहा। सुनील ने राघव के कंधे को झकझोरते हुए कहा, अभी तुम सिर्फ 17 साल के हुए हो और तुम्हारा यह हाल है। राघव ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम ब्याह के लायक हैं, ऐसा होना लाजमी है। हम सच कह रहे हैं सुनील, हमें महुआ से प्यार हो गया है, पवित्र प्रेम। हम बस उन्हें दूर से देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सुनील ने आश्चर्य से राघव की तरफ देखते हुए कहा, आप तो बीमार हो गए हैं, आपको तो रोग लग चुका है
और इस रोग का कोई इलाज नहीं। राघव ने परेशान होते हुए सुनील से कहा, रोग नहीं, नहीं, हमें कोई रोग नहीं हुआ है। सुनील ने हंसते हुए कहा, हुआ है ना, आपको प्रेम रोग हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं। जिस लड़की को आपने ठीक से देखा भी नहीं, आपको उससे इतना प्रेम कैसे हो गया? राघव ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, यह तो हमें भी नहीं पता, हमने कल रात बस उसकी आंखें देखी थी। वह खूबसूरत जीवन से भरी हुई आंखें, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही सब कुछ कह रही हैं। सुनील, हम बहुत परेशान हैं, हमें बस एक बार उन्हें देखना है, बस एक बार। और ऐसा कहकर राघव की आवाज़ भर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देंगे। सुनील ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आप ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। आप रोज़ रोज़ यहाँ आते रहिए, किसी ना किसी दिन तो वह आपके सामने आ ही जाएगी। राघव सुनील की बात सुनकर थोड़ा संतुष्ट हो गया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह बहुत बेचैन था। अब तो राघव ने रोज़ रोज़ नाटक कंपनी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। वह रोज़ ही चुपचाप महुआ के घर जाने लगा था और उसके दरवाजे पर महुआ के लिए कोई ना कोई तोहफा रख कर आता था। कभी सतरंगी चूड़ियाँ तो कभी खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता। और महुआ भी बहुत परेशान हो गई थी। उसने एक दो बार इंदु मैडम से कहा भी, लेकिन इंदु मैडम ने उसे यही कहते हुए समझाया कि अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कई लोग हम लोगों को भगवान की तरह समझने लगते हैं। जब तक वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज महुआ ठीक हो चुकी थी और तैयार होकर नाटक कंपनी की ओर निकल ही रही थी कि अचानक राधिका के चीखने की आवाज़ आई। महुआ भागते हुए उसके कमरे में गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।